हेलो एवरीवन, सिविल सॉल्व में आपका स्वागत है। हमारा जो अभी तक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे थे अपने एसएससी जेई के, उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंक्रीट। और कंक्रीट का हम नेक्स्ट अपने जितने हमने 176 क्वेश्चंस देख लिए थे और उसके कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ एक्स वाई and z are fineness moduli of coarse, fine and combined aggregate, the percentage p of fine aggregates to combined aggregate is। तो ये एक मेथड होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी देख लेते हैं कि हमारा जो फाइनेस मॉडुलस मेथड होता है मिक्स डिज़ाइन करने का, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शन होता है फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का, उसको अगर हम p से डिनोट करते हैं तो जो p की वैल्यू दी जाएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहाँ मैं CA लिख दे रहा हूँ इसके लिए, उसमें से हम माइनस कर देंगे फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, CA लिख दे रहा हूँ इसको मैं, अपॉन फिर नीचे आ जाएगा फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट माइनस फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं इस प्रोपोर्शन को। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए हमारा कौन सा फिट बैठ रहा है। हमारा जो आंसर सेट बैठ रहा है वो है हमारा P, तो इसका आंसर हो जाएगा P। ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला क्या बोल रहा है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। अगर हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं तो वर्केबिलिटी पानी के बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ती है। तो अगर बढ़ती है तो ये क्या बोल रहा है, घट रही है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्क्रीट फॉर विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कॉन्क्रीट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन द फाइननेस ऑफ ग्रेन्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि बल्किंग जो होती है वो डिपेंड करता है कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने फाइन हैं या कितने कोर्स हैं। तो हमारे जो ये वाला सेकंड हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर इन्होंने फॉल्स पूछा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट द स्प्लिट क्या लिख रखा है इन्होंने, टेंडिंग स्ट्रेंथ। ये गलत लिख दिया है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ने, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये कितनी होती है, ये आप लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी ये हमारी 0.7 रूट FCK हो जाएगी। तो हमारा अगर हम बात करते हैं M25 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.7 रूट 25, यानी 5 आ गया, 5 7 35, यानी 3.5 MPa आ गया। तो अगर 3.5 की बात करते हैं तो ये कितना परसेंट है हमारे 25 का, 3.5 is how much percentages of 25। तो ये हमारा करीब आ जाएगा 14%। तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे, आप सभी जानते हैं दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक तो वॉल्यूम बैचिंग होती है, सेकंड हमारी कौन सी होती है, वेट बैचिंग। जो आप लोग जनरली लोकल घरों में आप देखते होंगे उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वेट बैचिंग नहीं करते हैं। छोटे कामों में हम हमेशा वॉल्यूम बैचिंग ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वेट मेजर करना हर बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो मेथड्स हो गए हमारे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लम्प टेस्ट। आज कुछ हमें लगता है सोते हुए बनाई है इसने PPT।
द स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक दी, स्लम्प टेस्ट हम क्यों चेक करते हैं? वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए, आप सभी जानते हैं। फॉर अ मिक्स ऑफ 1:3:6 एंड वाटर कंटेंट रेशियो ऑफ 0.6, दैट शुड बी 0.6 both by weight, what is the quantity of water required for a bag, for one bag होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, हम जानते हैं कि अगर एक बैग का जो वेट होता है सीमेंट का वो कितना होता है? 50 किलोग्राम होता है। और अगर उसमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है, यानी वाटर सीमेंट रेशियो हमें गिवन है 0.6, और इन्होंने पूछा है वाटर रिक्वायर्ड, तो वाटर रिक्वायर्ड सीमेंट का वेट हो गया हमारा 50 इंटू 0.6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 kg। जो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम नन ऑफ दीज लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, जनरली टेंडेंसी होती है कि इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यूज होती हैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू डिफाइंड है वो कुछ 400 मीटर के अराउंड है, कि 400 तक पंप कर सकते हैं, और वर्टिकल जो हाइट है वो 80 मीटर तक अगर होगी तो वो पॉसिबल है। और उसके लिए स्लम्प की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके लिए स्लम्प भी कुछ रेंज में होना चाहिए, जो कि 50 to 100 mm अगर होगा तो 400 मिल जाएगी। तो इसका आंसर हम डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पिकअप इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है देख लेते हैं। एडमिक्सचर एक्सेलरेट हाइड्रेशन, कि एडमिक्सचर जो है वो हाइड्रेशन को एक्सेलरेट करता है, हाइड्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसको ये एक्सेलरेट करता है, तो यानी कि ये हमारा ठीक हो गया। एडमिक्सचर मेक्स कंक्रीट वाटरप्रूफ, हम वाटरप्रूफ करने के लिए भी यूज करते हैं। एडमिक्सचर में कंक्रीट एसिड प्रूफ के लिए, यानी उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर रहा है हमारा। एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ, तो क्या एडमिक्सचर की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ कभी नहीं बढ़ती है। एडमिक्सचर की हेल्प से हम वर्केबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके रेट ऑफ हाइड्रेशन को चेंज कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं, बट उसकी स्ट्रेंथ को हम एडमिक्सचर की हेल्प से नहीं बढ़ा सकते। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हैज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन नन ऑफ दीज। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? डिहाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से कई सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि ये ग्रेजुअली जो है पेस्ट और एग्रीगेट के बॉन्ड को वीक करने लगता है। अगर इन दोनों के बॉन्ड को वीक करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी ये वीक करेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और इसके साथ ही साथ एक और एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज होता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो एग्रीगेट्स होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, और अगर एक्सपैंड कर जाएंगे तो वो एक अलग स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे कंक्रीट के अंदर, जिसकी वजह से भी स्ट्रेंथ अल्टीमेट जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर्स, अगर प्रोपोर्शनिंग बेटर है, अच्छी है, तो क्या इंश्योर करेगा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, बिल्कुल ठीक बात है। डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, वो भी बढ़ेगी। वेट टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, हाँ कॉम्पैक्ट होगा स्ट्रक्चर, डेंसिटी अच्छी होगी क्योंकि हमारी प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग हो रखी है। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हमने प्रॉपरली यूज किए होंगे, उसके वॉइड्स अच्छे से फिल्ड होंगे, तो वाटर टाइटनेस भी हो जाएगी। और अगर वाटर टाइटनेस हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों? स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो सारी ही प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो हमें इसका आंसर क्या लगा देना चाहिए? डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ द इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज 7 hours एंड पर बैच टाइम ऑफ कॉन्क्रीट इज 3 minutes, द आउटपुट ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सर इन लीटर्स ऑफ 50 लीटर कैपेसिटी इज। तो यानी उस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो हमें गिवन है 150 लीटर। तो पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ डिस्चार्ज कितने होंगे टोटल। अगर 7 घंटे चलता है और एक बैच का जो टाइम है पर बैच में वो 3 मिनट लगते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज अगर देख लें हम तो कितने हो जाएंगे? 7 hours है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट्स हो जाएंगे, और एक में लगता है 3 मिनट्स। तो इसका आंसर हमारा आ गया 140, यानी कि 140 नंबर ऑफ डिस्चार्ज हो गए। और अब हम देख लेते हैं कि कितना लीटर आउटपुट है एक डिस्चार्ज में, वो है 150।
तो हमारा जो टोटल कंक्रीट का आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 140 इंटू 150, तो ये आ जाएगा हमारा 21,000 लीटर। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, उसकी कुछ इफिशियंसी होती है। जनरली यहाँ पे इन्होंने देना चाहिए था कि उसकी कितनी इफिशियंसी है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जनरली अगर आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसकी इफिशियंसी अराउंड 90% होती है। तो अगर हम 90% के अराउंड निकालेंगे तो इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 0.9, तो ये हमारा आ जाएगा 18,900 लीटर। तो आंसर हम क्या लगा देंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेल स्पेस रेशियो ऑफ कंक्रीट सैंपल इज गिवन एज 589। एक जेल स्पेस रेशियो होता है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है। अब रेशियो है तो ये 589 तो नहीं हो सकता, ये 0.589 होगा। तो अगर हम जेल स्पेस रेशियो को x से डिनोट करें तो ये वैल्यू हमें 0.589 गिवन है। अब देख लेते हैं जेल स्पेस रेशियो होता क्या है। इसको हम किसी के रेशियो को में डिफाइन करते हैं। तो जो रेशियो होता है किन किन चीज़ों का होता है, तो ये जो होता है ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट आ जाएगा हमारा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सम, दो चीज़ों का सम आएगा। वो सम क्या क्या होगा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट प्लस कैपिलरी पोर्स जो उस कंक्रीट में अवेलेबल होंगे। तो इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, x। इसकी वैल्यू में गिवन है 0.589। उसके बाद एक फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, S इज इक्वल टू 240x³। ये फॉर्मूला जो है ये किसने स्टैब्लिश किया था, पावर एंड ब्राउनयार्ड। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है स्ट्रेंथ और जेल स्पेस रेशियो। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 240 इंटू 0.589 का होल क्यूब। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा करीब 49.04 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर इतना आ जाएगा तो हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज रिटार्डर, हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम क्लोराइड एक एसिलेटर का काम करता है, जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। तो हमारा ए वाला भी गलत हो गया, बी भी गलत, जिप्सम रिटार्डर का काम करता है, ये सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योरिंग, क्योरिंग रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक बात है। प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक बात है। प्रिजर्व्स प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शंस क्या सारे ठीक हैं तो डी लगा देंगे। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज, ये हम ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम चारों फ्लोटिंग, स्क्रीडिंग, ट्रॉवलिंग, फिनिशिंग क्या होती है ये सारा हम देख चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की जो अभी तक 7 सीरीज आ चुकी हैं उनमें देख लीजिएगा। कंक्रीट में ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर हमारा जो होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं वो देख लेंगे, इसका आंसर स्क्रीडिंग हो जाएगा। स्क्रीडिंग क्या होता था, कैसे होता था, ये सब हम देख चुके हैं। स्क्रीडिंग में हम क्या करते थे, जो बाहर निकले हुए एग्रीगेट होते थे उनको पुश करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेंथ और क्वालिटी किस किस पे डिपेंड करती है, ग्रेडिंग पे, बिल्कुल ठीक बात है। सरफेस एरिया ऑफ
एग्रीगेट इस पे भी डिपेंड करती है कैसा एग्रीगेट है, वो एंगुलर है, राउंड है, रफ है, स्मूथ है उसका सरफेस, शेप ऑफ एग्रीगेट, सॉरी शेप ऑफ एग्रीगेट, एंगुलर, राउंड, ये सब आ जाएंगे। सरफेस एरिया जैसे कि अगर एंगुलर होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, राउंड होगा तो सरफेस एरिया कम होगा। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन कॉन्क्रीट कंटेंट। तो अगर ये बात करते हैं, अगर हम वाटर बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ सीमेंट कंटेंट होना चाहिए कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं वाटर कंटेंट में तो उसके साथ हमें सीमेंट कंटेंट को भी इंक्रीज करना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है, एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। एंगुलर और रफ कंक्रीट, अगर एंगुलर और रफ है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या करनी, उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, ये भी ठीक हो गया। लार्ज साइज एग्रीगेट इंक्रीज द वर्केबिलिटी, क्यों, क्योंकि लेसर एरिया सरफेस एरिया, इन्होंने रीजन भी बता दिया। तो हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए। इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि इसे कंक्रीट लिखा है, इसे हम सीमेंट मान लेंगे। क्योरिंग ऑफ अ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर्स बेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वाटर रेजिस्टेंस, सारे ही ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट से क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट से हम देखते हैं कि उसके अंदर जो एयर वॉइड्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं, और अगर एयर वॉइड्स खत्म हो जाएंगे उसके अंदर से तो क्या होगा, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं कि कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट से हम एलिमिनेट करते हैं एयर होल्स, अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल्स, कॉम्पैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। ग्रेडिंग ऑफ सैंड causes great variation, causes great variation, वर्केबिलिटी, जो ग्रेडिंग होगी उसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज़्यादा मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैचिंग एरर मीन्स इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ, इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी, अगर बैचिंग एरर हो रही है तो उसकी वजह से किसकी क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, एग्रीगेट की, सीमेंट की, वाटर की, सारी क्वांटिटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट मिक्स आर गिवन बाय 1:2:4, इन्होंने रेशियो दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ इट अंडरगोज 20% ऑफ बल्किंग। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं। अगर हम 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, 1 बैग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या हो गया, 1 बैग ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें 2 बैग ऑफ सैंड यूज करना पड़ेगा। अगर हम 2 बैग ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं उसमें बल्किंग कितनी हो जा रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड अगर हम बात कर लेते हैं तो वो जितना बैग 2 बैग थे, इसको हम यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, क्यूबिक मीटर ले सकते हैं या फिर बैग ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसका 0.2% और बढ़ाना है, तो यानी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये 2.4 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। What is the range of slump of concrete when used as the mass concrete? तो अगर हम मास कंक्रीट में यूज करते हैं तो हमारा इसका आंसर, इसका जो रेंज ऑफ स्लम्प होगा वो कितना हो जाएगा, इस तरीके से इन्होंने पूछा हुआ है। ये मुझे लगता है इसमें ऑप्शंस जो हैं वो कहीं और के डाल दिए हैं और ये कहीं और के डाल दिए हैं, तो ये ऑप्शंस आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। रेंज हम लिख लेते हैं, पहला है 10 to 15, दूसरा है 20 to 50, तीसरा है
50 to 75, डी है 75 to 1110। तो एक टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। इधर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट, इधर लिख लेंगे हम स्लम। तो अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए जो ये रेशियो होना चाहिए 20:40 रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर कंक्रीट कैनाल लाइनिंग की, कंक्रीट कैनाल लाइनिंग की बात करते हैं तो ये करीब 70-80 हो जाता है। नॉर्मल आरसीसी वर्क होगा अगर कोई, तो उसके लिए हम 50 से 120 ले लेंगे। अगर मास कंक्रीट की बात हो रही होगी तो इसकी रेंज जो हो जाएगी 25 to 50 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। नियरेस्ट आंसर जो हमें दिख रहा है वो हम बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट इन mx, m stands for mix where x represents for, अभी सभी लोग जानते हैं 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, M25 M30। in a slump test each layer of concrete is compacted by steel rod of 60 centimeter long and a diameter of 15 mm diameter। कितनी टाइम्स सभी जानते हैं 25 बार हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इट्स डिक्रीज्ड बाय यूजिंग। अगर हम बात करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन अगर उसके बीच में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि उसकी वर्केबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वर्केबिलिटी क्या होती है, ईज ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट। तो अगर हम कंक्रीट को इजीली मिक्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन उनके बीच का कम हो गया है। तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने होंगे जिसमें हमें पता चल रहा है कि वर्केबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर हम कम पानी यूज करेंगे तो क्या वर्केबिलिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे तो क्या वर्केबिलिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा कवर करना पड़ेगा, वर्केबिलिटी घट जाएगी। रिच मिक्स अगर होगा तो क्या वर्केबिलिटी बढ़ेगी? तो अगर रिच मिक्स हम यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचिए कि रिच मिक्स का मतलब होता है कि उसमें सीमेंट ज्यादा है। अगर किसी चीज में सीमेंट ज्यादा है तो W/C रेशियो हमारा क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर W/C डिक्रीज हो रहा है यानी कि वर्केबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मोर वाटर, अगर हम वाटर ज्यादा यूज करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शटरिंग ऑफ अ हॉल मेजरिंग 4 मीटर बाय 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड बाय, आपको एक टेबल बनाई थी उसको रेफर कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है for compacting plain concrete road surface of thickness less than 20 centimeter we use। अगर किसी रोड सरफेस का जो एरिया है वो अगर 20 सेंटीमीटर से कम है तो उसके लिए हम कौन सा जो वाइब्रेटर है वो यूज करेंगे, स्क्रीड वाइब्रेटर। स्क्रीड वाइब्रेटर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं हम कंक्रीट के मास कॉम्पैक्शन के लिए जहाँ पे शैलो एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि रोड सरफेस हो गया, कंक्रीट फ्लोर्स हो गए, ठीक है। इंटरनल वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर का यूज आप लोग जानते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जहाँ डेप्थ जो होती है नॉट मोर देन 600 mm, यानी कि हम 600 mm तक अगर डेप्थ है तो हम पिन वाइब्रेटर यूज कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्म वाइब्रेटर क्या होता है, ये यूज होता है हमारा जहाँ पे बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट होता है, वहां पे हम फॉर्म वाइब्रेटर यूज कर लेते हैं। एन एक्सेस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स इन कंक्रीट, क्या करेगा, फ्लेकी पार्टिकल्स होंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, वर्केबिलिटी हो जाएगी। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, इसको अगर यूज करेंगे तो क्या वाटर की और उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, सही बात है, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा यूज करेंगे। अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑप्शन हमारे सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी द ग्रेड रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज वन दैट गिव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट्स
लीस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट्स, सी क्या बोल रहा है, लीस्ट वेट फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट्स, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी, यानी कोई किसी कंक्रीट की ग्रेड हमें पता है, उसकी हमें वर्केबिलिटी भी पता है, वर्केबिलिटी फिक्स रखनी है, रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम उसके लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, इज वन दैट केस, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हमें किस कंडीशन में मिलेगा, ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ दैट। अगर ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया हो जाएगा तो क्या होगा, हमें वर्केबिलिटी तो फिक्स रखनी है, और वर्केबिलिटी फिक्स रखनी है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया है तो हमें वाटर को बढ़ाना पड़ जाएगा एक पर्टिकुलर वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं, लीस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। तो हमें क्या करना है, हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कब मिलेगा, जब हम लीस्ट सरफेस एरिया यूज करेंगे। सरफेस एरिया कम होगा तभी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी फॉर अ गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैविंग पर्टिकुलर वर्केबिलिटी। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें किसी पर्टिकुलर कंक्रीट ग्रेड के लिए वर्केबिलिटी फिक्स कर दी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमें सबसे कम वाटर कब चाहिए होगा, हमें सबसे कम वाटर तभी चाहिए होगा जब किसी पर्टिकुलर मिक्स में जो सरफेस एरिया है वो कम मिल रहा होगा, तभी हम कम पानी में काम चला सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो हमें पानी बढ़ाना पड़ जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर वर्केबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो श्रिंकेज अकर्स इन द कंक्रीट इज इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगी यानी इवेपोरेशन बंद हो जाएगा, इवेपोरेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, श्रिंकेज नहीं होगी। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज ब्लीडिंग, आप सभी जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू प्रिवेंट सेग्रेगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज 150 सेंटीमीटर, आईएस कोड में दिया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल एडमिक्सचर आर देयर। केमिकल एडमिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, केमिकल एडमिक्सचर 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हो गए, प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर हो गया, रिटार्डर हो गया और एयर एंट्रेनर्स हो गए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंपैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कंपैक्शन फैक्टर किस चीज का रेशियो था, मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, नहीं बिल्कुल गलत है, ऑपोजिट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ये वाला ठीक हो गया हमारा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट हैविंग द कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.92। अगर कंपैक्शन फैक्टर में दिया हुआ है 0.92 है तो उसके लिए क्या चीज सही होगी, ये हमारा हाई में आएगा, लो में आएगा, मीडियम में आएगा या नन ऑफ दीज में आएगा। इसके हम आपको टेबल एक बता चुके हैं, वो टेबल रेफर कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मीडियम। विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गिव्स द डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिलती है वो हमें एग्रीगेट्स की वजह से मिलती है, क्योंकि हर जो कंपोनेंट होता है कंक्रीट का उसकी एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सीमेंट की बात कर लेते हैं, सीमेंट जो होता है एक बाइंडर का काम करता है, ये जो होता है एडहेसिव प्रॉपर्टीज और कोहेसिव प्रॉपर्टीज शो करता है कंक्रीट में। एग्रीगेट क्या होता है, ये जो होता है ये उसकी बॉडी को फॉर्म करता है, जो उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। एग्रीगेट जो होता है वो जनरली 70 to 80% वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है उसमें, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी वजह से मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद वाटर जो होता है ये क्या हाइड्रेशन का काम करता है, एडमिक्सचर क्या करता है, वर्केबिलिटी बढ़ाने का काम हो गया, रिड्यूस करने का, वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमें कम करना है, इस तरीके का काम क्या कहते हैं एडमिक्सचर कर लेता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एग्रीगेट्स। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर क्योरिंग ऑफ कंक्रीट फ्लैट सर्फेसेस। हमेशा बेस्ट मेथड वो होगा जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम किस में, स्प्रेइंग वाटर में भी है बट मैक्सिमम है क्या, ये आगे देखेंगे। प्लेसिंग वेट गमी बैग्स, गमी बैग्स जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्राई होने लगते हैं। स्टैग्नेटिंग वाटर, अगर भरा हुआ रुका हुआ पानी है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। विच एडमिक्सचर इज यूज टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं प्लास्टिसाइजर यूज कर लेते हैं। कंपैक्शन फैक्टर फॉर हेविली रीइंफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन इज। तो कंपैक्शन फैक्टर कौन सा हम प्रेफर करेंगे इसके लिए, इसके लिए टेबल है, उस टेबल को रेफर करके हम देख लेंगे। वो टेबल जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपैक्शन फैक्टर जब मैंने पहली बार पढ़ाया था उसमें आप देख लीजिएगा, नहीं तो उसमें भी नहीं मिलता है तो आप मैम ने जो बीएमसी पढ़ाई है उसमें देख लीजिएगा। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सिलेंडर स्पेसिमेन इज यूज्ड टू टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड यूजिंग। तो इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ चाहिए। हम जानते हैं कि जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.8 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। तो हमें अगर क्यूब स्ट्रेंथ निकालनी है तो ये 1/0.8 हो जाएगी ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ, सॉरी, तो 1/0.8 अगर लिखेंगे तो 5/4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। If P, Y, Z are weight of cement, fine aggregate, coarse aggregate, respectively, with water cement ratio, with W by C is the water cement ratio, the minimum quantity of water to be added to the first batch is obtained by equation। तो इसकी इक्वेशन है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन होती है जो हमें देती है कि फर्स्ट बैच जो है उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। हाउ डू वी रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट बाय लो सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो। हमें श्रिंकेज रिड्यूस करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो कम यूज़ करेंगे यानी कि वाटर कम यूज़ करेंगे यानी कि इवेपोरेशन कम होगा यानी कि श्रिंकेज कम हो जाएगी। बाय लेस सीमेंट इन कंक्रीट, अगर हम सीमेंट हम कम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएंगे, सीमेंट जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा श्रिंकेज बढ़ती है और जब हम कम यूज़ करेंगे तो श्रिंकेज भी कम हो जाएगी। बाय प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, अगर हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, प्रॉपर कोर्स एग्रीगेट, प्रॉपर फाइन एग्रीगेट, तो भी श्रिंकेज कम होगी। आंसर क्या हो जाएगा, सारे ही ठीक हो जाएंगे। फॉर बैचिंग 1:3:6 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 kg ऑफ सीमेंट। तो 50 kg के लिए पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं कि एक बैग का जो 50 kg का बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन बैग 50 kg कितना होता है, 35 लीटर। अगर हम 1:3:6 कंक्रीट बाय वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है, जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है उसकी 6 टाइम्स हो जाएगी। 35 × 6 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ऑफ सैंड लिख दिया। सैंड जो है वो 1:3 के अकॉर्डिंग 3 है तो 105 हो जाएगी। और हम अगर एग्रीगेट की बात कर लेते हैं तो एग्रीगेट जो है 6 टाइम्स यूज़ हो जाएंगे इसके। 35 × 6 तो ये 210 लीटर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ ऑप्शन ठीक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, इसमें से ट्रू निकालना है। द डायमीटर ऑफ पाइपलाइन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। The slumps of the concrete to be pumped should not be less than 5 cm or more than 8 cm। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। The water cement ratio of concrete to be pumped is kept between 0.5 to 0.65। ये सारे ही ठीक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो क्या क्या है वो एक बार सुन लीजिए आप लोग। जो कंक्रीट होती है पंपेबल कंक्रीट, उसके जो है उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि जो पाइपलाइन का डायमीटर है वो शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट। यानी कि अगर हम मान लीजिए सबसे मैक्सिमम साइज हम यूज़ कर रहे हैं 20 mm, तो उसके लिए एटलीस्ट 60 to 80 mm डायमीटर तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा। जो प्रैक्टिकल केस होता है उसमें हम 12.5 सेंटीमीटर डाया पाइपलाइन यूज़ कर लेते हैं, और जो है इसमें जो है मैक्सिमम इट शुड नॉट बी मोर देन 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसका डाया नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वेलोसिटी इन पाइप विल रिड्यूस कॉस सेग्रीगेशन। अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो स्लम्प होना चाहिए वो 50 से 80 के बीच में होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.5 to 0.65 अगर रहेगा तो वेरी स्टिफ कंक्रीट हो जाएगी, इज़ नॉट पंपेबल, एंड ऑल्सो कंक्रीट विद हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज़ नॉट पंपेबल। तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो गया है तो भी पंपेबल नहीं है, और अगर कम हो गया है तो भी पंपेबल नहीं है। इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड 0.5 to 0.65 ही रखते हैं।